हेलो दोस्त, नमस्तेकार। कैसे हैं? स्टडी टू एवरीडे जीएस में आपका स्वागत है। तब आप लोग देखते हैं वीडियो और सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्या? सब्सक्राइब कीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन दबाइए। क्या उससे है कि जो हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा क्या? और चलिए बिना समय कुछ बिताए हुए सीधे आपको सेट प्रैक्टिस पे ले चलते हैं। इसमें 30-40 क्वेश्चन है डिस्कशन के साथ। इसमें आपको कुछ नहीं, आपको एकदम चुपचाप खाली सुनना है। अगर हो सके तो आप लिखते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए क्या? आइए बात करते हैं। देखिए, अफ्रीका के मूल निवासी जनजाति पिग्मी, जो अफ्रीका में रहते हैं मूल निवासी पिग्मी जनजाति किस नदी घाटी बेसिन में पाए जाते हैं? तो वो कहाँ पाए जाएंगे? नाइगर में पाए जाएंगे, कांगो में पाए जाएंगे, नील में या जाम्बेजी में? तो ये पाए जाएंगे कहाँ, बताइए आप लोग। तो ये पाए जाएंगे कांगो में, कांगो बेसिन में, ठीक है, अफ्रीका में। ठीक है, देखिए ये छोटे कद के जनजाति रहते हैं क्योंकि ये विषुवतीय प्रदेश क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, पिग्मी पिग्मी जनजाति हैं, ठीक है, जो कि बौने कद के होते हैं। और आगे देखिए विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी को सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? ठीक है, कौन सा देश है जो देखिए मुलायम लकड़ी यानी लकड़ी एकदम सॉफ्ट हो, लकड़ी के लुगदी का बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक दोनों करता है? कौन देश है? यूएस है, नॉर्वे है, स्वीडन है या कनाडा है? तो वो कौन आ जाएगा देश आपको? ये आ जाएगा कनाडा। ठीक है, कनाडा देश आ जाएगा। और आगे देखिए शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? तो आपको कौन सा आ जाएगा शुष्क भूमि के लिए? गन्ना आ जाएगा, जूट आ जाएगा, गेहूँ आ जाएगा, मूंगफली। शुष्क मतलब सूखा प्रदेश के लिए। ठीक है, ये आपको आ जाएगा मूंगफली। ठीक है, मूंगफली। ये देखिए ये मूंगफली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसको हम खरीफ फसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल। ठीक है, जो खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इसको काट लिया जाता है। ठीक है, देखिए मूंगफली जो है क्या है, देखिए ये छोटा, ये सर्वाधिक किस देश में पाया जाता है? तो ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में। और आगे देखिए संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान में क्या, भारतीय संविधान में जो जो मौलिक अधिकार था, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को, किसका? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया 42वें द्वारा, 44वें द्वारा, 41वें द्वारा या 43वें द्वारा? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो ये आपको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार कौन सा भाग में था? तो ये भाग आपको भाग 3 में आ जाएगा। ठीक है, भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में। और देखिए अनुच्छेद जो है इसका गठन कब किया गया था? 44 संविधान संशोधन के तो 1978 में। ठीक है, 1978 में। जो देखिए 44 संविधान, देखिए अब इसको हटा के कहाँ कर दिया गया? तो भाग 12 में कर दिया गया। भाग आपको 12 में कर दिया गया और अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 300 ए में कर दिया गया। और आगे देखिए विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है? किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है? प्राचीन मुर्दार पर्वत, नवीन मुर्दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लैक पर्वत? किस में आपको पाया जाएगा? तो ये आपको किस में पाया जाएगा बताइए? तो ये पाया जाएगा नवीन मुर्दार पर्वत में। ठीक है, किस में पाया जाएगा? नवीन मुर्दार पर्वत में पाया जाएगा। ठीक है, इसको बलीय पर्वत भी बोलते हैं, बलित पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी इसी में पाई जाती है, सबसे ऊंची चोटी इसी में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। और आगे देखिए भारतीय प्रमाणित समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच के बीच GMT और IST के अंतर कितना है? ठीक है, कितना अंतर है दोनों में? तो ये आपको 4.5 घंटा प्लस 4.5 घंटा माइनस, यदि माइनस, और 4.5 घंटा 5.5 घंटा प्लस या 4.5 घंटा माइनस किस में है? तो ये आपको आ जाएगा 4.5 घंटा प्लस। ठीक है, तो ये 4.5 घंटा प्लस ये पूर्वी देशांतर के द्वारा है। ठीक है, ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, पूर्वी देशांतर के द्वारा समय को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जो कि भारत से 82 डिग्री के द्वारा गुजरता है। कहाँ से? इलाहाबाद से। ठीक है, और आगे देखिए
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन वन प्रतिशत कितना है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये वन रिपोर्ट कितना दिनों के बाद जारी किया जाता है, तो ये आपको जारी किया जाता है, ठीक है, 2 साल के बाद, ठीक है। तो ये 2021 में किया गया, 23 में किया जाएगा। ये 17वां वन रिपोर्ट था, इसका है 21.71, 21.7 या 22.7 या 23.7। तो ये आपको आ जाएगा 21.71%, ठीक है, 21.71% आ जाता है वन आच्छादित क्षेत्र भारत में। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया जाएगा? देखिए, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया? रावी, सिंधु, चेनाब और सतलज किस नदी के ऊपर आ जाएगा भाखड़ा नंगल बांध? तो ये आ जाएगा आपका सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी में बनाया जाएगा। देखिए, भाखड़ा नंगल बांध भारत के सबसे ऊंचा बांध है। जो ये भाखड़ा नंगल है भारत के सबसे ऊंचा बांध है, जो कि पंजाब में सतलज नदी पर है। कहाँ है? पंजाब में, पंजाब राज्य में, पंजाब में सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, सतलज नदी पर। और देखिए आगे, देखिए, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? देखिए, असम स्टेट है जो पूर्वी भारत में पाया जाता है, कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? कितना जगह? 6, 7, 8 और 9, कितने से तक? केंद्र शासित प्रदेश तो वहाँ पे ना है, लेकिन राज्य है, तो राज्य कितना हो जाएगा? ये आपको आ जाएगा, राज्य आपको आ जाएगा 7। 7 राज्य कौन कौन है? देखिए, आपको आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, फिर मेघालय आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, और आपको पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा, ठीक है, कुल मिला के 7 राज्य से, ठीक है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ठीक है, 7 राज्य हो गए। 7 राज्य से पूरा केंद्र शासित प्रदेश इसमें नहीं आता है, सटा हुआ। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? ये 17 है, 27 है, 36 है या फिर 47 है? तो ये 36 द्वीप हैं, ठीक है, लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, ठीक है। और देखिए, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य है आपको कौन सा आ जाएगा? गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य आपको कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश या पंजाब आ जाएगा, या फिर हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो ये आपको आ जाएगा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, कौन? उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। देखिए, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर क्षेत्रफल में कहेगा तो पंजाब, यानी कम एरिया में अधिक गेहूं उत्पादन करता है पंजाब क्षेत्रफल में, ठीक है। और आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? देखिए, 2000 यहाँ पे किसके 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा किस राज्य में? ये आपको पाया जाएगा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में बोल रहा है, ठीक है। देखिए, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या फिर आपको उत्तर प्रदेश में। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस में है? अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहेगा तो 2011 के अनुसार दिल्ली में आ जाएगा, पश्चिम बंगाल में आ जाएगा, केरल में आ जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। तो ये देखिए, अगर ये ऑप्शन के अनुसार मारिएगा तो राज्य बोल रहा है, तो ये आ जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। अगर पूरे भारत में बोलता तो दिल्ली आ जाता, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है। अगर यहाँ पे बिहार रहता तो बिहार राज्य में बिहार आ जाएगा, ठीक है। बिहार का है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि पश्चिम बंगाल का है 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद केरल आ जाता है, ठीक है। और देखिए, आपको संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायिक शक्तियाँ संसद में निहित है? किसमें? संसद में निहित है। देखिए, अनुच्छेद 245 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, 248 और 252। तो किसमें आ जाएगा? अवशिष्ट शक्ति आ जाएगा किसके पास है? अवशिष्ट शक्ति संसद के पास, तो संसद के पास है। ये आपको 248 में, अनुच्छेद 248 में आ जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। और आगे देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है?
तो ये हो जाएंगे उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। देखिए अनुच्छेद 64 के द्वारा कहा गया है कि भारत के राज्यसभा का एक सभापति होगा जो उपराष्ट्रपति रहते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति भारत का होगा कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 63 में कहा गया, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 64 में कहा गया, ठीक है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। अगर सर्वोच्च कहेगा देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च कौन सा आ जाएगा, तो सर्वोच्च आ जाएगा आपका संविधान आ जाएगा, संविधान, ठीक है, सर्वोच्च क्या आ जाएगा आपका, संविधान आ जाएगा, ठीक है, संविधान, ठीक है, संविधान के अनुसार सारा संसद और जितना भी जो है ना वो चलता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ये सब नहीं आएगा। ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ये जो है ना संविधान के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। देखिए कार्यपालिका है, किसके अधीन रहकर काम करेगा, कार्यपालिका किसके अधीन रहेगा, न्यायपालिका के अधीन रहेगा, विधायी पालिका के अधीन, विधान पालिका के अधीन रहेगा, चल रहा है, चुनाव आयोग के रहेगा या संघ लोक सेवा आयोग के अधीन रहेगा। तो भारतीय देखिए कार्यपालिका किसके अधीन रहता है, तो कार्यपालिका ये रहेगा आपको, ठीक है, विधायिका के अधीन, विधान पालिका विधायिका के अधीन रहेगा, ठीक है, विधायिका के अधीन रहेगा, ठीक है। देखिए कार्यपालिका किसके, विधायिका के अधीन रहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका के प्रधान होता है और यह मंत्रिपरिषद के अधीन रहता है, मतलब मंत्रिपरिषद इसके सलाह देने के लिए रहते हैं, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद के फिर प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के अनुच्छेद 64 के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 64 के द्वारा रहते हैं। और देखिए राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के अधीन रहते हैं, ठीक है। और देखिए राजनीतिक शब्दावलियों में शून्य काल का अर्थ क्या है, राजनीतिक शब्दावलियों में शून्य काल का अर्थ है क्या है, देखिए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं हो, निलंबित प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव या प्रश्नकाल के तत्पश्चात के बाद का समय। तो देखिए आपको क्या पूछ रहा है, शून्यकाल पूछ रहा है, ठीक है। तो शून्यकाल कब आ जाएगा बताइए, शून्यकाल आपका कब आ जाएगा, तो शून्यकाल आ जाएगा, ठीक है। शून्यकाल देखिए प्रश्नकाल के तत्काल बाद के समय, जो प्रश्नकाल की है उसके बाद तत्काल बाद का जो समय आता है वो शून्यकाल कहलाता है, ठीक है। शून्यकाल का संविधान में कोई उल्लेख भी नहीं है, ठीक है, ये अपने से मतलब मीडिया वाले लोग बना लिए हैं, ठीक है। और आगे देखिए सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो क्या थे, अस्थाई नहीं थे, ठीक है। उसके बाद अस्थाई कौन बने, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है स्थान, उसके स्थान पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने, तो ये बने मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन बने थे अस्थाई अध्यक्ष, तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब हुआ था गठन, तो ये हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई सभा का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ना अस्थाई प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, जो कि फिर आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। देखिए राज्य सरकार का कार्यपालिका अध्यक्ष एवं प्रमुख कौन होता है। देखिए राज्य सरकार का कार्यपालिका का अध्यक्ष, राज्य सरकार के कार्यपालिका का अध्यक्ष एवं प्रमुख कौन होता है, कौन होगा, कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है। कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल होगा और फिर मुख्यमंत्री का सचिव होगा या फिर मुख्य सचिव होगा, ठीक है। तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, जो सब कार्य को संभालते हैं, ठीक है। तो वो आपको हो जाएंगे कौन, राज्यपाल, ठीक है। कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल हो जाएंगे राज्य के, और प्रमुख कौन होता है, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री होते हैं।
कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? देखिए, कानूनी विषय पर राज्य सरकार के, देखिए कोई कानूनी विषय है उस पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ठीक है, राज्य सरकार में अलग होता है और केंद्र सरकार में अलग होता है। तो महान्यायवादी होगा, एडवोकेट जनरल होगा, या महान्यायाधिवक्ता होगा, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो यहाँ पर किसका पूछ रहा है? राज्य सरकार का कौन होता है परामर्शदायी? तो राज्य सरकार का हो जाएगा आपको कौन? एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 165 के अनुसार कहा गया है। किसके अनुसार कहा गया है? अनुच्छेद 165 के अनुसार। ठीक है, 165 के अनुसार है। ठीक है, इसको महाधिवक्ता हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता जो राज्य का सर्वोच्च वकील जिसको बोला जाता है। ठीक है, और ये केंद्र में भी होता है, जो अनुच्छेद 76 के द्वारा होता है उसको क्या बोला जाता है? महान्यायवादी बोला जाता है। ठीक है, जो अभी हाल ही में महान्यायवादी चेंज भी हो गए हैं। ठीक है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहे थे? ठीक है, कौन थे जो कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहे थे? द टी कृष्णाचारी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहन करमचंद गांधी जी कहे थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू कहे थे? ठीक है, तो ये कौन कहे थे? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।